अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा इशफाक है और आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क के माया नाज डायबिटोलॉजिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमाल ज़फ़र, हु इज़ CEO ऑफ हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज जो हमारा बात करने का मौजू है, जो डॉक्टर साहब जिसमें हमें गाइडेंस देने वाले हैं, वो है रमज़ान और ज़ियाबतीज़। पाकिस्तान में 2019 से ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स में 70% तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब ममालिक की फ़हरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जो कि जिसमें पेशेंट्स ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि रमज़ान अप्रोच कर रहा है तो ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स भी रोज़ा रखेंगे। तो एक बड़ी अशद ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ी सी गाइडेंस दें कि पेशेंट्स अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें क्या क्या एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, या फिर उनको डाइटरी चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है, या फिर उनके स्लीप साइकिल के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बाकी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं और उसमें जो अबव द एज ऑफ 20 का बहुत बड़ी तादाद है और जो रोज़ा रखती है। और हमारे इस्लाम में ये एक ऐसा है कि एक फ़र्ज़ है रोज़ा, जिसको रखा जाना चाहिए और इसके लिए लोग बड़े जज्बे के साथ रोज़ा रखते हैं। और ख़ास और डायबिटिक पेशेंट का भी यही जज्बा होता है कि हम भी किसी न किसी तरीके से ये फ़र्ज़ अदा कर पाएँ। उसके लिए वो फिर अपने मालिज से मशवरा भी करते हैं। बाज़ का चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोगों को मशवरा देते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की और पेचीदगियाँ होने का ख़तरा होता है। तो होता क्या है डायबिटीज़ में, जो आम तौर पे जो एक साइकिल होता है, डाइट का साइकिल ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है जब हज़म होता है, इंसुलिन रिलीज़ होती है और खाना सारे मसल्स में जाके स्टोरेज हो जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है और उसके अलावा जो है जिस्म में एनर्जी का काम करता है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते तो उस वक्त फिर जो है वह एक इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही होती और उसके बाद दूसरा जो मसल से जो एनर्जी मसल में स्टोर हुई हुई होती है ग्लाइकोजन की सूरत में, और जो जिगर में एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है ग्लाइकोजन की सूरत में, वो ब्रेक डाउन होती है। और अगर वो एनर्जी कम रह जाए तो किसी वजह से अगर वो पूरा उसमें ना हो, उतनी लेवल ना हो, तो उसके साथ पेशेंट को शुगर कम होने की अलामात हो सकती हैं। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक मॉलेज को बड़े अच्छे तरीके से उस डॉक्टर बताना है अपने मरीज़ को कि वो रोज़ा रख सकता है या नहीं। इसके लिए बाकायदा एक रिस्क स्कोरिंग बन चुकी है, जिसमें कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि कोई पेशेंट अगर 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ जिसको है तो उसका रिस्क स्कोर 1 बन जाता है। इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को दिल की अमराज हो चुके हैं और उसको अनस्टेबल दिल का मसला है तो उसका रिस्क स्कोर 6 है। और कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट का स्कोर 6 से ज़्यादा है तो उसको रोज़ा एडवाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का स्कोर 2 से कम है तो उस पेशेंट को बल्कि उसके लिए कंपल्सरी है कि वो रोज़ा रखे। अगर 1 और 2 स्कोर है तो उसके लिए रोज़ा कंपल्सरी है। वो अगर रोज़ा छोड़ेगा तो उसको गुनाह होगा। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताएं हम रोज़ा तो ना रखें, हालांकि वो रोज़ा रख सकते हैं। तो वो हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि नहीं, आप रोज़ा रखें और आपके लिए ये सेफ़ है और इससे आपकी सेहत पे अच्छे असरात आएंगे। तो इसमें जो है मेन चीज़ यही है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, या कोई पेशेंट अगर इंसुलिन ले रहा होता है तो उसमें जो है अगर रोज़ा रखने से बाज़ का ना एकदम अगर वो उस वक्त ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल नीचे जाने का ख़तरा होता है। वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से रोज़ों को रमज़ान लोगों को कुछ रोज़ा ब्रेक करना चाहिए। उससे पहले जो बात करते हैं कि इसमें रमज़ान शरीफ में खाने भी 3 के बजाय 2 खाने हो जाते हैं। और उसमें जो है ना, फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा रवाज हो गया कि हम फास्टिंग के बजाय फीस्टिंग ज़्यादा करते हैं। अफ्तार हमारी जौन सी है और सहर जौन से है ना, वो बड़े अजीब अजीब, जो आम दिनों में हम कभी कोई चीज़ वो ऐसी नहीं खाते, और रमज़ान में हमें भर भर के प्लेटें हम लोग खाने के आदी हैं। ये पता नहीं कहाँ से ये हम लोगों ने ये ट्रेंड लिया है, लेकिन ये रमज़ान में एक ऐसी आदत बन चुकी है कि सारी साल बंदा खजूर नहीं खाएगा तो रमज़ान में खजूर के बगैर रोज़ा उसमें नहीं अफ्तार करना। और उसी तरीके से पकौड़े, समोसे, रोल्स, ये सब चीज़ें जो सी हैं, ये तो 3 खानों के बजाय 2 खाने और फिर हैवी खाने। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि फास्टिंग के बजाय ये फीस्टिंग करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा जो है ना हम इस चक्कर में होते हैं खाने पीने के। तो ये, और तीसरे नंबर पे जो है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रात का ड्यूरेशन कम रह जाता है। आमतौर पे तरावी पढ़ के 10-11 बजे इंसान आता है, 3 बजे फिर उठना होता है, और तो स्लीप इंटरप्टेड स्लीप हो जाती है। फिर उसके बाद फजर के बाद भी अगर कोई बंदा सोता है
तो वो कंटिन्यूस स्लीप का पैटर्न होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे भी इंसान के बायोलॉजिकल सिस्टम पे और हार्मोनल पे सिस्टम पे असरात पड़ते हैं। वैसे तो दिन में जो है तहज्जुद पढ़ना और ये सब चीज़ें इसके साथ बड़े अच्छे असरात आते हैं। और अभी यूरोपियन में ये रिसर्च हो रही है कि जी जब बंदा 4 बजे सुबह उठता है उसकी जो सी है ना उसके बायोलॉजिकल सिस्टम और उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी ये लेटेस्ट रिसर्च अभी पिछले दिनों आई है। तो ये हमारे नबी ने तो 1450 साल पहले ये सारी चीज़ें हमें ये बता दी थी। तो उसमें जो है उसकी वजह से भी जिस्म पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट आते हैं, अच्छे इम्पैक्ट भी आते हैं और बुरे इम्पैक्ट भी आते हैं। तो उसमें अब जो सबसे अहम चीज़ मैं ये लोगों से जो मेरी सजेशन होगी कि डायबिटीज़ के बारे में जो लोगों के एक मिथ बना हुआ है कि जी बहुत पेट भर के खाना खाना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह को अपना एक नॉर्मल खाना, लेकिन थोड़ी सी फ़ैट ज़्यादा ले लें ताकि फ़ैट जो सी होती है ना ज़रा डाइजेस्ट आराम से होती है, तो वो एक शुगर लेवल मेंटेन रखती है। और शुगरी चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए और कम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़रा कम रखने चाहिए, फ़ैट्स थोड़े से ज़्यादा रखें। उसके अलावा सुबह के वक्त दही ले सकता है इंसान। उसके अलावा जो नॉर्मल घर में सालन पका हुआ है वो इस्तेमाल कर सकता है। एक हल्का सा पराठा बना सकता है, वो खा सकता है। तो उसके साथ अगर इंसान सुबह रोज़ा रखे तो सारा दिन में ब्लड शुगर लेवल कम होने के चांसेस नहीं होंगे। और उसके बाद शाम के वक्त भी इस शाम में जो है ना आम तौर पे हमारे यहाँ जो शुगरी ड्रिंक्स भी जो सी होती हैं उसके बगैर जो है आम तौर पे रोज़ा अफ्तार होना मुश्किल होता है। तो आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट को उस किस्म की ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें कोई आप लेमन वाटर ले सकते हैं जिसमें आप कोई स्वीटनर डाल लें और उसके अलावा कोई लस्सी वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऐसे लिक्विड देने चाहिए, लेकिन शुगरी ड्रिंक्स जो से है ना वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। खजूर 1 से 2 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और बड़ी वाली खजूर अगर हो तो वो एक ही काफ़ी है, छोटी खजूरें हो तो 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जब सब लोग बैठे खा रहे होते हैं तो अब हर बंदे आप 100% उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कहें कि मिनिमम एक आधा पकौड़ा ले लें, एक आधा कोई समोसा, छोटा समोसा ले लें अगर उन्हें ज़रूरत ही है। लेकिन चाट ये फ्रूट की चाट जो सी है उनके लिए बेस्ट चीज़ है जो कि वो ऐसे मौके पे इफ्तार के वक्त खा सकते हैं। और उसके बाद एक नॉर्मल खाना जो सा है ना अपने नॉर्मल खाना खाना चाहिए। लेकिन ये जितनी जो सी चीज़ें हैं ना, ये भटूरे और ये जनाब रात के वक्त जो जाके आजकल नाइट बाज़ार शुरू हो जाएंगे जाके, जहाँ जब पाए मिलते हैं, फ़लाँ चीज़ें नहारियाँ मिलती हैं, तो इनसे डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट में ये होता है कि जो है ना उसको इस चीज़ को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसकी तबीयत दिन में ख़राब होती है और ब्लड शुगर चेक करते हैं, अगर उसकी 70 से कम है ब्लड शुगर, तो उसको रोज़ा खोल लेना चाहिए। और उसका कफ़ारा नहीं है, उसको एक रोज़ा ही उसके बदले रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने आप में जबर नहीं करना, बिल्कुल फ़ौरन रोज़ा अपना खोल लें। इसी तरीके से अगर उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है और उसको तबीयत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही है, उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसको लगता है कि डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ऐसे मौके पे भी बंदे को 300 से ऊपर, कुछ लोग तो रिकमेंड करते हैं कि 300 से ऊपर शुगर हो तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि हमारे पेशेंट आमतौर पे 300-400 शुगर बड़े आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। तो उसमें जो है ना आपने पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखनी है। और अगर मरीज़ को ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम अपने आप को लगे कि जी मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, तो उसको रोज़ा खोल लेना चाहिए, या वो फिर अपने मालिज से मशवरा कर सकता है और मालिज उसको जो है ना उसके बारे में बता सकता है। दूसरा बड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कि जी इंसुलिन का टीका लगाने से रोज़ा टूट जाता है, इंसुलिन के लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता है? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटता। शुगर बार बार चेक कर सकते हैं और उसके साथ रोज़े पे कोई बुरे मुज़र असरात नहीं होते। तो इसमें अगर वो उस बंदे ने पहले से, और इसमें अभी हम यही कहते हैं कि सबसे पहले प्री रमज़ान असेसमेंट करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ा रख सकता हूँ, मेरा क्या रिस्क है। तो ऐसे वो डॉक्टर साहब उसके हिसाब से दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं। कुछ दवाइयाँ मॉर्निंग की दवाइयाँ इवनिंग में लेके जाते हैं, इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करते हैं। तो उसके साथ बड़ा अच्छा जो है ना रोज़ों का इम्पैक्ट रहता है। और इंशाअल्लाह ताला जो बंदे भी हमारे पास जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया, उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा और उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अपने रोज़े पूरे किए। तो हम लोगों का तो ये, मेरा तो ईमान है कि अगर हमारी वजह से कोई एक बंदा भी रोज़े रख लेता है तो हमें इंशाअल्लाह ताला उसके मकबूल रोज़ों का सवाब मिलेगा। मेरी तरफ से मेरी दुआ है सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की पूरी फ्यूज़ और बरक़ात नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, अगर हमने पेशेंट्स में देखा है एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ज़्यादातीज़ के पेशेंट्स में रमज़ान को लेके, कि अक्सर पेशेंट्स मेडिकेशन छोड़ देते हैं, जो अपनी नॉर्मल मेडिकेशन है वो रोज़ा रख के छोड़ देते हैं। और दूसरी एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि पेशेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है, या फिर एक
गलतफहमी सी होती है कि रोज़ा रखा जाए या ना रखा जाए, ये खुद में बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अगर इसके ऊपर आप थोड़ी सी वजाहत दे दें पेशेंट्स को। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें कहते हैं कि जी हमारी तबीयत 15वें रोज़े 14वें रोज़े ख़राब होगी। मैंने कहा क्यों हुआ, क्या हुआ? जब हम जो पूछते हैं तो जी हमने दवाएं छोड़नी थी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ये होता है कि जी कहीं शुगर कम ना हो जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दवाएँ एडजस्ट करनी होती हैं उस हिसाब से। जो सी है ना, कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ करती हैं, वो दवाएँ हम इवनिंग पे ले जाते हैं ताकि रात को बंदा फिर भी खा सकता है, और दिन में ज़रा खाना मुश्किल, तो दिन में पूरा बंदे को 14 घंटे नहीं खाता। तो इसमें जो सी है ना, इसी तरह इंसुलिन की डोज़ जो मॉर्निंग की डोज़ होती है हम उसको हाफ़ कर देते हैं, ताकि उसके साथ पेशेंट को दिन में, लेकिन थोड़ी बहुत इंसुलिन की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत दवाओं की ज़रूरत होती है। इंसुलिन अगर बिल्कुल आप दवाएँ छोड़ देंगे तो उससे एकदम शुगर बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा हो सकता है। और दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि रोज़ा रखने की? जी, रोज़ा रखने के बारे में। रोज़ा रखने में मैंने कहा देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक तो वो होते हैं ना जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैंने रोज़ा नहीं छोड़ना। एक ग्रुप वो होता है, और वो जब वो कहते हैं कम वक्त में हमने रोज़ा रखना ही रखना है, आप उसके लिए हमें गाइड कर दें, हमें बता दें कि हम किस तरह रखें। और एक वो होता है जो कि डॉक्टर के कंधे पे बंदूक रख के कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ा रखूँ, मेरा ख्याल है कि मैं ना रखूँ रोज़ा, हालांकि वो रोज़ा रख सकते हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि हम अब इंटरनेशनली ना ये एक रिस्क स्कोर बन गया है। उसमें जो है ना, हम हर बंदे का ना देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको कोई गुर्दों का मसला है, उसको हार्ट का मसला है, वो सब चीज़ों को मिला के ना हम स्कोर निकाल लेते हैं। और अगर स्कोर उसका एक लिमिट से कम हो तो हम कहते हैं भाई आप रोज़ा रख सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, और आप बल्कि नहीं रखेंगे तो गुनाह होगा। और एक है कि दरमियान में इंटरमीडिएट है कि यहाँ पे हम अगर रोज़ा रखना बेहतर है, आप रख सकते हैं, हम गाइड कर रहे हैं। और जहाँ पे स्कोर एक 6 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि जी अब आप रोज़ा ना रखें। जिस तरह फ़र्ज़ करो कोई बंदा अकेला रह रहा है, अब उसका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं। रात के वक्त अगर खुदा ना खास्ता उसकी शुगर कम हो जाए, उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला, दिन में शुगर कम हो जाए अगर दिन में रोज़े के वक्त, तो कोई लुक आफ्टर करने वाले, उसको हम कहते हैं जी आप रोज़ा ना रखें। इसी तरह बहुत ओल्ड लोग जो उनसे हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि जी आपके जिस्म पे बैड असरात हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया किसी पेशेंट को फालिज का बायस बन सकता है, कुछ और कर सकता है, उस बंदे को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो हम इस तरीके से बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें, लेकिन कुछ लोगों को मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जी आपके लिए सेहत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। तो ये हम लोगों का, ये फिजिशियन का, और मेरा ख्याल है एक अच्छे नॉलेज को ज़रूर मिलना चाहिए हर रोज़ा रखने वाले को, क्योंकि एक रोज़ा जो है ना, एक फ़र्ज़ रोज़ा जो है ना, सारी ज़िंदगी के नफली रोज़ों से ज़्यादा बेहतर है, इसका सवाब इतना ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा रोज़ा रख सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक सादत है कि हम उसको रोज़ा रखने में फैसिलिटेट कर सकें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आई गेस अभी ये बहुत क्लियर हो गया है डॉक्टर साहब की बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद कि रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं है, और अगर आपकी बीमारी इस लेवल पे है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो उसको छोड़ने में भी कोई ममानियत नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें क्लियर कर दिया कि डाइटरी चेंजेस या उसकी मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है रमज़ान में, ताकि हम एक लाइफस्टाइल चेंजिंग को रमज़ान में ज़याबतीस को बेहतर तरीके से लेके चल सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये जो डिस्कशन है इससे आपको रमज़ान में फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।